हेलो मेरी सखिया, तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। जाम कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 सेल्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जिसमें हमने कुछ हिस्सा कर लिया था और कुछ हिस्सा आज करेंगे और कुछ कल की क्लास में करके लगभग हम समाप्त कर देंगे। तो हमने क्या क्या कर लिया था? हमने कोशिका क्या होती है ये कर लिया था, फिर हमने कोशिका की संरचना में कोशिका झिल्ली को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था। तो यहां तक हमारा पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर है। अब हमें इसके आगे जाना है, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और फिर हम चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पर जैसा कि आपको पता है कि हम क्या करेंगे, पहले एक रिकैप करेंगे। अगर आपको ये रिकैप नहीं देखना और आपने पिछली क्लास देख रखी है तो आप चुपचाप से टाइमर है वहां पे भी जा सकते हैं, वरना आप इन क्वेश्चन का जवाब सुनिए, देखिए और खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्या, व्हाट इज अ सेल, यानी कि कोशिका क्या है। तो हमने पढ़ा था कि सेल क्या होती है, सेल फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, यानी हमारी लाइफ की जो सबसे छोटी यूनिट है जिससे हम कुछ भी कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल। हमारी लाइफ की, पौधों की लाइफ की या किसी भी लाइफ की। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि कोई कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन, यानी कि कोई कोशिका झिल्ली है तो कोशिका के अंदर वो कैसे चीजों को आने जाने देती है। तो वो कैसे आने जाने देती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन यानी कि विसरण और ऑस्मोसिस यानी कि परासरण के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफ्यूजन, यानी कि विसरण क्या है। तो जब किसी भी मटेरियल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और दूसरी तरफ कम होता है, तो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है, तो इसको हम कहते हैं क्या, डिफ्यूजन यानी कि विसरण। लेकिन अगर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा और कम है और पानी अपर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि समपरासरी विलयन क्या होता है। तो देखिए, जो आइसो वर्ड है या फिर ये जो सम वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बराबर। तो किसी सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बराबर होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें सेल पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अगला क्या हमारा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, अल्प परासरी विलयन। अल्प का मतलब क्या होता है, कम। क्या कम होगा, सॉल्यूट ब्रो, सॉल्यूट कम होगा। क्या कम होगा, सॉल्यूट। कहने का मतलब कि अगर हमने सॉल्ट और पानी यानी कि नमक और पानी का मिश्रण लिया तो नमक कम है एक तरफ और एक तरफ क्या ज्यादा है, तो कम है, इसीलिए इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक यानी कि अल्प परासरी विलयन। और इस केस में अगर नमक इधर कम है तो पानी क्या होगा ब्रो, ज्यादा, और इधर पानी क्या होगा, कम, तो पानी इधर से इधर बह के जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि अति परासरी विलयन। क्या, अति का मतलब क्या, अधिक। तो इधर सॉल्ट की मात्रा क्या है, ज्यादा, और इधर क्या है, कम, तो पानी उल्टा हो जाएगा, पानी इधर क्या होगा, ज्यादा, तो पानी अंदर से कहां जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कोशिका सिकुड़ जाएगी। ये सारा हमने पीछे के क्लासेस में किया था, तो आप एक बार उन सारी क्लासेस को देख ले, फिर यहां से जाए, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे के टॉपिक समझने में मजा आ जाए। क्या आ जाए, मजा। तो अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका भित्ति हमने ये पढ़ा है कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक कवर की तरह एक हार्ड लेयर होती है, जिसका काम होता है सेल को बचा के रखना। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। और ये क्या होती है, सिर्फ पौधों में होती है, इंसानों में या फिर जानवरों के सेल में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, वही अगला क्वेश्चन। क्योंकि जो इंसान है या फिर जानवर है, उनकी जो सेल है वो गति करती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो मुड़ सकती है। जैसे हम क्या करते हैं, गति करते हैं, ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं, या फिर ऋतिक रोशन की तरह डांस कर रहे हैं ऐसे। लेकिन क्या पेड़ पौधे ऐसे करते, नहीं करते। तो इसीलिए उनके सेल के चारों तरफ क्या होता है, सेल वॉल होती है, जबकि हमारे सेल के चारों तरफ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये तो हमारा अब तक का सारा क्वेश्चन जो हमने पीछे पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया। तो अब हम चले अगली साइड पे। यस, क्योंकि हमारा सेल वॉल हो गया तो हम क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी सेल में क्या होती है, 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। फिर उसके बाद अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर होता है क्या, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो हमने सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन तो कर लिया ब्रो। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य।
अब ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये लिक्विड जो है, इसके अंदर भी है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर ये जो ब्लू कलर का लिक्विड दिख रहा है ये जेली जैसा क्या होता है, फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड होता है। जब इसको काटेंगे सेल को और जब ये निकलेगा तो ये चिपचिपा सा रहता है, जेली की तरह बिल्कुल। इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कोशिका के अंदर मौजूद जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच भरा रहता है उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। यानी कि साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो ब्लू कलर का वो जो जेली लाइक फ्लूइड है उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। अब हमको पढ़ना है इसका काम क्या। तो देखो सबसे पहली बात एकदम ध्यान से सुनना, जैसे अपन लोगों का क्या है, अपन लोगों का बॉडी पार्ट्स है, ये हाथ रहा, ये उंगली रही, ये आंख रहा, बाल रहा, गाल रहा, दांत रहा, कान रहा, ये सब क्या हमारे अंग है। उसी तरीके से कोशिकाओं के पास भी क्या होता है, अंग यानी कि ऑर्गन होते हैं। अब जैसे देखो ये जो दिख रहा है क्या है, ये इस कोशिका का एक अंग है, इसको हम प्लास्टिड कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी अपरेटस है, और ये हमारा गोल्जी अपरेटस है। फिर से ये हमारा ईआर है, ये लाइसोसोम है। सेम इसमें भी है। हम ये नाम आगे पढ़ेंगे तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, मैं बस अभी ये बता रहा हूं कि इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स यानी ऑर्गेनल्स। तो सेल के अंदर जो ऑर्गन अंग है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग। कोशिका का अंग यानी कोशिकांग। तो अब ये जो कोशिकांग है इनको एक ही जगह रखने के लिए कौन हेल्प करता है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो अगर ये साइटोप्लाज्म इसमें भरा हुआ है तो ई जो है एकदम चुपचाप यहाँ उल्टा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अगल बगल में क्या है, फ्लूइड है। इसके इस तरफ भी क्या फ्लूइड है, इस तरफ भी फ्लूइड है, तो धीरे धीरे मूव करेगा, बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगा। तो साइटोप्लाज्म का सबसे पहला काम क्या है कि ये सपोर्ट और होल्ड करता है किसको, सेल ऑर्गेनल्स को, यानी कि कोशिकांगों को ये क्या करता है, सहारा देता है। और फिर दूसरा काम क्या होता है कि इसके अंदर जो भी काम हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन करना या फिर प्रोटीन बनाना या फिर खनिज बनाना, कुछ भी बनाना, जो भी बनाएगा किधर बनाएगा, इधर ही बनाएगा ये। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर, वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। एक्ट एज द साइट फॉर मेनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोशिका की कई क्रियाएं कहाँ होती है, यही होती है, कहाँ, कोशिका द्रव्य में। अगला क्या हमारा, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल, यानी कि कोशिका के अंदर अगर कोई सामान लेकर के जाना है, मान लीजिए इसको यहां से कुछ लेकर के आगे जाना है, तो किसके थ्रू लेके जाएगा ब्रो, बिल्कुल साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य से ही लेकर के जाएगा। यानी कि कोशिका के अंदर पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में मदद करता है। अगला क्या हमारा, स्टोर्स न्यूट्रिशन एंड अदर मटेरियल्स। तो अब तुम खुद ही बताओ, इस बंदे ने क्या किया, सब कुछ इधर ही बनाया, सबने इधर भी बनाया, तो स्टोर भी कहाँ करेगा, यही करेगा, कहीं और तो नहीं जाएगा करने के लिए। तो इसके चार काम हो गए। सबसे पहला काम क्या है कि कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनल्स को सहारा देता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या है, सारी क्रियाएं केमिकल रिएक्शन यहीं पर होती है। तीसरा क्या है, चीजों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में काम करता है। और चौथा क्या हमारा कि आवश्यक पदार्थ यानी कि जैसे भोजन हो गया, पोषण हो गया, ये सब क्या उधर ही स्टोर करके रखता है ब्रो। तो ये हो गया हमारा क्या, कोशिका द्रव्य। तो दो हिस्से हो गए, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य। अब हम देखेंगे क्या कि इस कोशिका द्रव्य के अंदर इतने सारे क्या है, अंग है। अंग यानी कि कोशिकांग है यानी ऑर्गेनल्स है। इनके बारे में हमको क्या करना है ब्रो, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से हमारा सारा गेम शुरू होता है। तो अब ये ऑर्गेनल्स होता क्या है, तो सेल ऑर्गेनल्स आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ये जो छोटे छोटे ऑर्गन्स यानी कोशिका के जो अंग प्रेजेंट है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग। एक बार हम इन सब का नाम देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके पढ़ेंगे, इसका काम जानेंगे। एक एक लाइन का होगा बस, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं। तो ध्यान है मैंने क्या बोला, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी आ रहा है सब है ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग। तो इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। फिर उसके बाद ये जो दिख रहा है फैक्ट्री की तरह, जिसमें लग रहा है सिक्का रखा हुआ है, यहाँ है, उसमें नहीं दिया, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड एग, और इसको हिंदी में कहते हैं लवक।
उसके बाद ये जो मुड़ा हुआ है इसकी खोज किया था गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसका नाम है गोल्जी अपरेटस। ये जो दिख रहा है जिसमें क्या बना हुआ है, ऐसे सांप की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें भी आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके अलावा ये लाइसोसोम, इसको हम कहते हैं ईआर। ये जो दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ईआर। तो ये बेसिक से अंग है जिसको आगे चल करके हमें एक एक करके पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। हम पढ़ते हैं सबसे पहले केंद्रक के बारे में, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में। तो ये जो पर्पल कलर में है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। यहाँ पर ये जो है वही है न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस नहीं है, बट ये कलर रह गया तो इसको मारते हैं गोली। फिलहाल हमको कहाँ ध्यान देना, न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस को हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। देखिए अब इसको समझना है तो आप मान के चलिए कि मेरा हाथ है, मानना क्या है, अब मेरे हाथ को ऊपर या नीचे कौन भेज रहा है, मैं भेज रहा हूं, पर मेरे दिमाग ने इसको क्या दिया, ऑर्डर दिया। मेरे शरीर में खाना पच रहा है, कौन ऑर्डर दिया, दिमाग ने ऑर्डर दिया। मेरा दिल धड़क रहा है, धक धक धक, कौन ऑर्डर दिया, दिमाग ने ऑर्डर दिया। ब्रो खाना खाना है, भूख लगी है, कौन ऑर्डर दिया, दिमाग। तो दिमाग जो है वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। सेम काम होती है कोशिका में न्यूक्लियस का। तो ये कोशिका का क्या एक तरीके से ब्रेन है जो पूरी की पूरी सेल को, कोशिका को कंट्रोल करती है। क्या बेटा तुझे ये काम करना, तुझे वो काम करना, तुझे ये काम करना। तो न्यूक्लियस यानी केंद्रिका का सबसे पहला काम होता है कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी कोशिका की सभी गतिविधियों को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ये हो गया पहला काम। और दूसरा काम क्या करता है, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन रखता है। इसको मतलब क्या, वंशानुगत जानकारी। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसका ब्याह हुआ, फिर उसके अगले बेबी का जन्म होगा, तो उसका बेबी जो होगा वो कैसा दिखेगा, इंसान की तरह ही दिखेगा। जैसे इंसान का बच्चा घोड़े की तरह तो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो डीएनए पप्पा से बेटे में गया है, पप्पा से जो बेटे में गया डीएनए वो सेम है। और वो सेम यानी कि जो इंफॉर्मेशन है कि बच्चा कैसा होगा, उसका बलवा कैसा होगा, उसका आँखिया कैसा होगा, उसका कान कैसा होगा, मुंह कैसा होगा, बॉडी कैसी होगी, ये सारी चीजें किससे गई, न्यूक्लियस से। जो सेल गया है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये सारा डेटा था कि मेरा बच्चा कैसा दिखेगा। ब्रो ये सब कौन डिसाइड करता है, सेल के अंदर बैठा हुआ न्यूक्लियस। और तीसरा कि माता पिता के गुणों को संतानों तक पहुंचाता है, कि ये जो न्यूक्लियस है यही सारा का सारा डेटा लेकर के जाता है अगली पीढ़ी में। और एक लास्ट काम क्या है, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, यानी सेल डिवीजन को। अब आप बोलेंगे ये क्या है ब्रो, बहुत सिंपल है। आज से कुछ 14 या 15 साल पहले आपका जन्म हुआ था, तब आप इतने पिद्दू से थे, और अभी आप कम से कम मेरी इतनी हाइट के तो हो ही गए होंगे, कुछ हो सकता है इतने बड़े हो गए होंगे। तो ये जो हाइट बढ़ी, कैसे बढ़ी, कोशिका मोटी हो गई या बड़ी हो गई ना, कोशिका ना बड़ी हुई है ना मोटी हुई, कोशिका विभाजित हुई है, डिवाइड हुई है। कहने का मतलब एक सेल ने एक और सेल को जन्म दिया, इन दोनों ने मिलकर दो और सेल को जन्म दिया, इस तरीके से जन्म देते गए, जिसके कारण क्या हुआ, हम इतने बड़े हो पाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। और ये भी कौन डिसाइड करता है, हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के 4 काम, पहला कोशिका को कंट्रोल करना, दूसरा इंफॉर्मेशन रखना किसकी, कि तुम्हारा पापा कौन है, तुम्हारा मम्मी कौन है, तीसरा तुम्हारे बेटे में लेकर के जाना इंफॉर्मेशन, और चौथा काम क्या है, चौथा काम है सेल को डिवाइड करना है, कि हाँ ब्रो बांट देते ताकि साइज बड़ा हो जाए, मोटा हो जाए, पतला हो जाए, लंबा हो जाए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये 4 मेन काम है हमारे न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के। अब हम केंद्रक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक बनता कैसे है, केंद्रक काम कैसे करता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये जो खूबसूरत सा चित्र दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा होगा, ये केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है। तो यहां से अगर मैंने ये न्यूक्लियस निकाल दिया, ये वाला न्यूक्लियस निकाल दिया, तो निकालने के बाद वो ऐसा ही दिखेगा। अब आप ध्यान से देखेंगे इसके बाहर क्या एक और लेयर है, ध्यान रहे ये यहां से पीस काटा गया, ये ढक्कन हटा दिया गया ताकि ऐसा दिखे, ये बॉल की तरह ही था बिल्कुल। तो ये जो है क्या 2 लेयर है। तो क्योंकि हमने पढ़ा था सेल के सबसे बाहर वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन। तो वो किसका मेम्ब्रेन था, सेल का मेम्ब्रेन, इसीलिए उसको हम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कह रहे थे। ये किसका मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस का, इसीलिए इसका नाम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रकीय झिल्ली है। अब दूसरा देखिए, दूसरा ये जो सॉलिड पार्ट है इसके अंदर जो बहुत ज्यादा सघन है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा डेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रकिका यानी कि न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस।
यानी न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब उसके बाद जो इसमें ये एक्स जैसा शेप का आकार दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। ठीक है, तो न्यूक्लियस के 3 हिस्से, सबसे बाहर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्रोमोसोम, उसके अंदर वो जो छोटा सा बॉल है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ के न्यूक्लियस को कर देंगे खत्म। तो सबसे पहला क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली। तो अभी मैंने बताया कि केंद्रक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो डबल लेयर है, इसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी दिया न्यूक्लियस एज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि डबल लेयर वाली एक कवर है जो न्यूक्लियस को अलग करते हैं, और साथ ही साथ में देखेंगे इसमें छोटा छोटा छेद है। ये छेद ऐसे नहीं दिए, ये छेद इसलिए कि न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म था उससे ये खाना अंदर ले और जो चीज बाहर निकालना है वो बाहर निकाले। समझ में क्या कह रहा, तो न्यूक्लियस के अंदर सामान जाने के लिए क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में छोटा छोटा छेद होता है। ठीक है, वैसा यहां लिखा है कि जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान में सहायता करती है। तो ये था हमारा क्या, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अगला क्या हमारा, केंद्रकिका यानी कि न्यूक्लियोलस। तो ये जो डेंस पार्ट है, क्या है, डेंस पार्ट यानी डेंस अराउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स टेक्स प्लेस। कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो केंद्रकिका है वो क्या, गोल और सघन है, और इसका काम क्या होता है, राइबोसोम बनाना। आप बोलेंगे अच्छा ये राइबोसोम क्या होता है, तो देख ब्रो, अपन लोगों को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम, और राइबोसोम को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है। अभी हम राइबोसोम के बारे में आगे पढ़ेंगे, पर न्यूक्लियोलस काम क्या करता है, राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो यहां हमने 2 चीजें पढ़ ली, पहला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे खाना का या भोजन का, चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, आदान प्रदान होता है। फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियोलस यानी केंद्रकिका जो राइबोसोम बनाता है, और ये गोल और डेंस एरिया होता है यानी सघन होता है। अगला क्या हमारा, ऑब्वियसली अगला होगा हमारा क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। तो अभी याद करो, ये वाला जो क्या हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियोलस, अभी जो बीच में एक्स की तरह आकार का है इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को जूम करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, दिख रहा है ये ऐसा एक्स की तरह, ऐसा एक्स की तरह दिखेगा ये, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। अब इसको अगर मैं और जूम किया तो क्या दिखेगा, डीएनए। डीएनए यानी कि इसका मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तुम्हें याद रखना, एग्जाम में आ सकता है 1 नंबर में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं लिख दे रहा हूं इधर को, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और हिंदी में भी इसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। बाकी सब सेम ही है, डीएनए का मतलब यही होता है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे कि मैंने क्या बताया आपको कि केंद्रक के अंदर जो बीच में है उसको हम कहते हैं क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जूम करेंगे तो मिलेगा हमको डीएनए। अब डीएनए में क्या इंफॉर्मेशन होता है कि जैसे ये इंफॉर्मेशन ले जाएगा कि बेबी का बाल कैसा होगा, ये इंफॉर्मेशन ले जाएगा कि बेबी का बॉडी कैसा होगा, बेबी का आंख कैसा होगा, बेबी का गाल कैसा होगा, ये सारी चीजें बताता है। तो अब ये जो हर एक हिस्सा वो एक खास तरह का काम करता है, हर तरह का एक एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, जीन। क्या कहते हैं, जीन। और ग्रुप में होता है तो इसको कह देते हैं जीन्स। यानी बहुत सारा जीन्स मिलाएंगे तो बनेगा डीएनए, बहुत सारा डीएनए मिलाएंगे तो बनेगा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर। तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स। यानी गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और इसके अंदर क्या होता है, हेरिडिटी यानी कि जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होता है। जेनेटिकल यानी कि बेबी कैसा होगा, उसका बेबी कैसा होगा, इस तरीके से, यानी कि आनुवांशिक जानकारी होती है। और इसके अलावा मैंने बताया कि जो फंक्शनल सेगमेंट है, यानी ये जो छोटा छोटा हिस्सा जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, यानी कि जीन्स। तो डीएनए के कार्यात्मक भागों को हम क्या कहते हैं, जीन, जो क्या करता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन माता पिता से बच्चों तक पहुंचाता है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस खत्म। तो केंद्रक के 3 हिस्से, सबसे बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, बोलो मुंह से बोलो बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, जिसका काम क्या होता है उसको अलग रखना, और उसमें छेद होता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा हमने पढ़ा न्यूक्लियोलस यानी केंद्रकिका जो राइबोसोम बनाता है। फिर हमने तीसरा पढ़ा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन,
जो कि कार्य करता है, और जीन ही क्या करता है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन बच्चे में लेकर जाता है। तो न्यूक्लियस हो गया खत्म, यानी पहला ऑर्गेनल यानी कि कोशिकांग हो गया हमारा खत्म। तो ये तो हो गया हमारा खत्म। अब हम ये देखेंगे कि क्या सारी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है या कोई ऐसी कोशिका है जहां न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आप बोलेंगे हाँ होता है ना, सब में नहीं होता है। जो आपका ब्लड है यानी कि जो रक्त है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। नो ह्यूमन आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स आर एन्यूक्लिएट। एन्यूक्लिएट का मतलब होता है लैक ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि उसमें केंद्रक होता ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक रहित कहते हैं। क्यों नहीं होता है? तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं ब्रो, तो ये ऐसा होता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है वो क्या होता है, बीच में दबा होता है। क्यों? बिकॉज ब्रो इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं है, कोई तो रीजन होगा। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इसको बहुत सारा ऑक्सीजन लेकर के जाना होता है, तो इसीलिए इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता है। और न्यूक्लियस नहीं होने से क्या होगा, इसका सेल डिवीजन नहीं होगा और ये खुद को रिपेयर भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसकी लाइफ जो होती है वो छोटी होती है। ये सिर्फ 120 दिनों के अंदर अंदर क्या होता है, इसका कहानी खत्म हो जाता है। बाकी जो हमारी शरीर की सेल्स है वो 6-7 साल तक टिकती है, यानी आज जो जन्म ली वो 6-7 साल तक टिकी रहेगी, फिर उसके बाद मरेगी, नई सेल्स आएगी। लेकिन ये जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, हर 120 दिन में नया आ जाता है। यानी कि आज जो मेरा नया ब्लड बन रहा है अभी, वो क्या हो जाएगा 120 दिन बाद उसका कहानी खत्म, एक नया ब्लड बनेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हर समय थोड़ा थोड़ा ब्लड बन रहा होता है और कुछ ब्लड सेल्स मर रही होती है, जिसको हम अलग अलग तरीकों से शरीर के बाहर निकाल देते हैं और कुछ शरीर के किसी और अंगों में मिल जाती है। तो ये हमने क्या पढ़ा आरबीसी इसके बारे में, यानी कि आरबीसी एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इसको हम ई न्यूक्लिएट कहते हैं। और साथ ही साथ में इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत छोटा, क्योंकि ये खुद को रिपेयर नहीं कर सकती है। और इसके अंदर केंद्रक इसलिए नहीं होता क्योंकि इसको क्या लेकर के जाना था, ऑक्सीजन लेके जाना होता ब्रो, हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिल सके और धड़ाधड़ जाकर के लेकर के जा सके। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस बिल्कुल समाप्त। तो अब हम देखेंगे अपना अगला, जो कि क्या हमारा राइबोसोम। अब ये राइबोसोम क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो इस खूबसूरत से ड्राइंग में ये जो मैजेंटा कलर का या फिर मरून कलर का ये छोटे छोटे बिंदु है, इसी को हम कहते हैं राइबोसोम। अब याद करो, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रकिका था, वो क्या बना रहा था, राइबोसोम बना रहा था। ये वही राइबोसोम है ब्रो, समझे? तो राइबोसोम को कौन बनाया है, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रकिका। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम क्या होता है, ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम्स आर टाइनी स्ट्रक्चर्स फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू आरईआर। तो कहने का सीधा सा मतलब क्या है कि राइबोसोम जो होती है वो क्या होती है, छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। कहीं भी पाई जा सकती है, इधर पाई जा सकती है, या फिर ये इससे चिपकी होती है। देखो ध्यान से, यहाँ कितनी चिपकी हुई है, इधर भी चिपकी हुई है। तो ये जो चिपकी हुई है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आरईआर। याद करो मैंने क्या बताया था, इस सेल ऑर्गेनल यानी कि इस कोशिकांग को हमने क्या कहा था, ER। क्या कहा था, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा अगला ही टॉपिक है, तो उसको हम देख लेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे क्योंकि इस पे राइबोसोम आके चिपक गया है। क्या चिपक गया, राइबोसोम आके चिपक गया है, इसीलिए इसको हम RER कहते हैं, क्योंकि ये खुरदुरा हो जाता है। क्या हो जाता है, खुरदुरा। ऑब्वियसली बात है, प्लेन सी चीज के ऊपर अगर दाना दाना आ जाएगा तो खुरदुरा हो जाएगा, और खुरदुरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रफ। इसलिए इसका नाम है रफ ER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम राइबोसोम को देखेंगे। तो राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलता है या फिर ER पे चिपका होता है, ठीक। और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। क्या काम है, प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोटीन फैक्ट्रीज इन सेल, तो हम क्या आंसर फेंक के मारेंगे, राइबोसोम। क्या फेंक के मारेंगे, राइबोसोम। तो अब हम देखेंगे अपना अगला सेल ऑर्गेनल ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये भी क्या एक तरह का फैक्ट्री है, ये भी बहुत सारी चीजें बनाता है, ठीक है। तो ये है क्या, पहले हम वो देख लेते हैं। अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के चारों तरफ ये जो जाल की तरह क्या बना हुआ है, जाले की तरह एक स्ट्रक्चर यानी संरचना बनी हुई है, इसी को हम कहते हैं ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी में कहते हैं इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका।
इसको अगर हिंदी वाले बच्चे ER भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या हमारा ER, इसका काम क्या? तो ये 3 मेन काम करता है। सबसे पहले ये बनाता प्रोटीन, प्रोटीन तो बनाता है, साथ साथ में फैट भी बनाता है, यानी कि लिपिड भी बनाता है। और लिपिड के अलावा ये हार्मोन्स भी बनाता है। हार्मोन्स कौन सी चिड़िया का नाम है, ये आपको याद है? नहीं याद है तो जो हमारी हाइट को बढ़ाने में, खाना को पचाने में, इसके अलावा जब मान लो कोई कुत्ता पीछे पड़ गया किसी के, तो वो भाग रहा है, तो उसका पैर बहुत तेजी से भाग रहा है और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ दर्द होने लगता है पेट के पास, ठीक है। बाकी वो क्या कर रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, फिर भी वो भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि उसके शरीर में हार्मोन्स रिलीज होता है। तो वो जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन बनाते हैं? सेल के अंदर ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट। सिंथेसिस का मतलब बनाना और ट्रांसपोर्ट का मतलब ले जाने। तो ये प्रोटीन बनाती है, फैट बनाती है और कुछ हार्मोन्स को बनाती है। तो ये तो ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 प्रकार का होता है। कैसे? तो आइए ध्यान दीजिए। मैंने इसको पकड़ा और इसको निकाल दिया, इसको पकड़ा, इसको निकाल दिया। किसको पकड़ा? केंद्रक यानी न्यूक्लियस को। तो जब मैं ऐसे निकालूंगा तो इसके साथ में ये जो ER चिपका हुआ है वो भी निकल आएगा, और जब वो निकल के आएगा तो वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ये देख रहे? तो ये हमारा क्या? न्यूक्लियस है, और ये हमारा क्या? ER है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको क्या बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या हमारा RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब यहां ध्यान से देखिए, ये वाली जो लेयर ऐसे मुड़ी हुई है, इस पे ये जो पर्पल कलर से चिपका हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। और क्योंकि राइबोसोम इस पे चिपका हुआ है तो इसको समझ लो दाना हो गया। क्या हो गया? दाना। जैसे चेहरे पे थोड़ा थोड़ा दाना हो जाता है, उसी तरह इसको भी क्या हो गया? दाना। अब दाना हो जाएगा तो सरफेस क्या हो जाएगी? खुरदुरी। खुरदुरी यानी कि रफ, इसीलिए इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER। और हिंदी में लिखा है खुरदुरी अंतर प्रद्रव्य जालिका। अब ये खुरदुरी क्यों हुई? क्योंकि इस पे राइबोसोम चिपका हुआ था, ठीक। और दूसरा कि हमारा देखो ये वाला जो चित्र है, इसमें कहीं भी राइबोसोम चिपका ही नहीं है, जिसके कारण ये क्या रह गया? स्मूथ रह गया। इसलिए इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी SER। और S का मतलब यहां पर क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतर प्रद्रव्य जालिका। अब इसका हम काम देख लेते हैं। दोनों को हमने अलग अलग नाम दिया तो कुछ काम भी तो होगा ब्रो। यस ब्रो, बिल्कुल है। तो देखो यहां ध्यान से, तो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन बनाना। और अभी मैंने आपको बताया कि इसका नाम RER क्यों पड़ा? क्योंकि उसके ऊपर क्या चिपका हुआ था? राइबोसोम चिपका हुआ था, जिसके कारण इसकी सरफेस खुरदुरी यानी कि रफ दिखाई दे रही थी। कैसे दिखाई दे रही थी? रफ। इसीलिए इसका नाम है RER। और ये क्या बनाता? प्रोटीन। अब आपको याद आ रहा होगा कि ER में हमने देखा था कि ER क्या बनाता? प्रोटीन बनाता है, फिर फैट बनाता है, फिर हॉर्मोन्स बनाता है। तो प्रोटीन किसने बना दिया? RER ने बना दिया। अब बचा 2 क्या? फैट और हॉर्मोन्स। तो ये कौन बनाएगा? ऑब्वियस ही बात है, SER बनाएगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतर प्रद्रव्य जालिका को हम क्या कहते हैं? SER। क्योंकि इसके ऊपर क्या? राइबोसोम है ही नहीं, तो ये कैसा दिखता है? स्मूथ, चिकनी दिखती है। इसीलिए इसका नाम क्या है? चिकनी अंतर प्रद्रव्य जालिका। तो अभी मैंने आपको बताया कि ER जो है वो प्रोटीन बनाता है, और क्या बनाता है? हार्मोन बनाता है और फैट बनाता है। तो प्रोटीन तो RER ने बना लिया। क्यों? क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपका होता है, राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। अब बचा क्या है? SER। तो SER क्या बनाता है? हार्मोन्स बनाता है, और साथ ही साथ में लिपिड और फैट्स को बनाता भी है, स्टोर भी करता है। तो ये सारा काम किसका था? ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो अब तक हमने सेल ऑर्गेनेल्स में 3 चीजें पढ़ ली। सबसे पहले हमने न्यूक्लियस पढ़ा, फिर उसके बाद हमने राइबोसोम पढ़ा, फिर अब हम पढ़ रहे ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारा चौथा जो कि हमारा गोल्जी अपरेटस। तो ये वाला जो चित्र दिख रहा है, ये ऐसे मुड़ा हुआ, ये फोल्ड करके चादर रखा हुआ है ना, इसको हम क्या कहते हैं? गोल्जी अपरेटस यानी GA। तो एक ना साइंटिस्ट था, उसका नाम था गोल्जी। उसने खोजा और देखा कि भाई इसमें कुछ तो चादर जैसा सा मुड़ा हुआ है, फोल्ड करके रखा हुआ है। तो उसने बोला ब्रो इसका नाम अपने नाम पे रख देते। तो उसने इसका नाम क्या रख दिया? गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस यानी कि गोल्जी तंत्र, इसको हम क्या कहते हैं? द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। तो अब यहां पर ध्यान से समझेंगे। हमने सबसे पहले न्यूक्लियस देखा जो राइबोसोम बना रहा था, फिर हमने देखा राइबोसोम,
जो क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था। उसके बाद हमने क्या देखा, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन, वसा यानी कि फैट और साथ ही साथ में हॉर्मोन्स बना रहा था, उसने बना दिया। पर अब पूरे के पूरे कोशिका में पहुंचाएगा कौन? फैक्ट्री का मतलब तो काम सिर्फ बनाना होता है, बाकी पहुंचाएगा कौन? तो उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी अपरेटस यानी कि गोल्जी तंत्र करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर, यानी प्रोटीन और बाकी सारी चीजों को पैक करता है और शिप करता है। चल बेटा जा तू आगे, जो फैट बना उसको भी पैक किया, भेज देगा आगे। तो इस तरीके से किसका काम होता है? गोल्जी अपरेटस का। तो गोल्जी अपरेटस क्या होती है? यह चपटी थैलियों जैसी संरचनाओं के ढेर से बना होता है। कहने का मतलब क्या? कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। सैक्स का मतलब क्या? बोरी की तरह ही बिल्कुल चपटी चपटी, ये दिख ही रहा है यहाँ पे, देखो, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो सबसे पहला काम क्या है कि प्रोटीन और वसा में आवश्यक परिवर्तन करता है, यानी कि जो भी इसको लग रहा है कि मॉडिफाई कर देना बेटा प्रोटीन और लिपिड्स में, ये कर देता है। कि प्रोटीन लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, कर देता है। ये पूरा नहीं बनाएगा, ये सिर्फ क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा, ठीक है। और पदार्थों की पैकेजिंग करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या करता है, ये पैकेज करता है। फिर ये क्या करता है? फॉर्म्स वेसिकल्स और लाइसोसोम्स। तो अब ये ध्यान से देखिए, ये जो छोटा छोटा बिंदु दिख रहा है, इसको हम कहते हैं लाइसोसोम। इसको भी कौन बनाता है? इसको भी बनाता है ये गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस सबसे पहला काम क्या करता है? मॉडिफाई। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करता है? पैकेज। फिर उसके बाद लाइसोसोम और वेसिकल्स भी बनाता है। वेसिकल्स यानी कि जहां पे खाना पच रहा है, जैसे ये वाला हो गया। और साथ ही साथ में किसकी तरह काम करता है? सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, यानी डाक घर की तरह, कि जो तुमने प्रोटीन लिया उसको यहां से रिसीव करके आगे शिप कर देना। तो क्या? पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, तो आप क्या बोलेंगे? गोल्जी अपरेटस। क्या बोलेंगे? गोल्जी अपरेटस। तो अब तक हमने क्या कर लिया? प्रोटीन, फैट, लिपिड बना भी लिया, बना करके अब हमने पार्सल भी कर दिया, पहुंच गया। अब हम इसके आगे का काम करेंगे। अब हम देखेंगे कि मान लो सेल के अंदर कुछ ऐसा बना जो उसको नहीं चाहिए था, यानी कुछ वेस्ट मटेरियल बन गया या कुछ डाइजेस्ट करना, तो कौन करेगा? तो उसके लिए होता है सेल के अंदर लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है? देखिए, इस सेल के अंदर ये जो छोटा छोटा ऑरेंज और ये रेड कलर का ये जो बना हुआ है छोटा छोटा, ये जो, इसको हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम। और इसको कौन बना रहा था? गोल्जी अपरेटस बना रहा था। याद करो, गोल्जी अपरेटस क्या करता है? लाइसोसोम बनाता है। बिल्कुल ये ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं, ऑर्डर अगर आपको याद रहेगा तो आप कुछ भी नहीं बोलने वाले। तो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? क्लीनिंग सिस्टम, यानी कि सफाई तंत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। ये किसी भी चीज को पचा सकता है। इसके पास ना जूस होता है। क्या होता है? जूस। जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं, पेट में जाता है, हमने 8वीं में पढ़ा था, पेट के अंदर क्या बनता है? एंजाइम बनता है। पेप्सिन एंजाइम बनता है, ट्रिप्सिन बनता है। तो ये सारी चीजें जब मिलती है तो हमारा भोजन क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। उसी तरीके से हर सेल के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम। उसके अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि पाचक एंजाइम होता है, जो क्या करता है? पचाने का काम करता है। तो इसका काम क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली सबसे पहला डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स। मान लीजिए बाहर से कुछ ऐसा गड़बड़ी आ गया जो नहीं आना चाहिए था, तो लाइसोसोम दौड़ के जाएगा, बेटे तुमको नहीं रहना यहाँ। तो क्या करेगा? उसको अपने अंदर लेगा, डाइजेस्टिव जूस बनाएगा, उसको पचा देगा, खत्म, टाटा बाय बाय। तो लाइसोसोम का सबसे पहला काम क्या है? बाहरी हानिकारक कारक को नष्ट कर देता है। फिर दूसरा क्या है? डैमेज्ड ऑर्गेनल्स को रिमूव कर देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर फूड वॉक्यूल्स या फिर कोई सा भी अंग अगर खराब हो गया, काम नहीं कर रहा सही, तो उसको निकालना तो जरूरी है ब्रो। तो कौन निकालेगा? लाइसोसोम निकालेगा। लाइसोसोम बुलाएगा, इधर आ, इधर आ, फिर उसको पचाएगा और फिर उसको सुई से कहां से निकाल देगा? इधर से सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकाल देगा। तो लाइसोसोम जब तक डाइजेस्ट नहीं करेगा तब तक वो बाहर नहीं जाएगा। तो लाइसोसोम का सबसे पहला काम क्या? फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करना और जो ऑर्गेनल्स खराब हो गए उनको रिमूव करना। और तीसरा क्या? वेस्ट मटेरियल को भी डाइजेस्ट करना। तो बेसिकली ये तीनों काम सेम ही सेम है। फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करना, अंदर में कुछ खराब उसको डिस्ट्रॉय करना, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी क्या करना? डाइजेस्ट कर देना। तो ये तीन मेन काम होते हैं क्या? लाइसोसोम। पर लाइसोसोम पचाता तो पर एक गड़बड़ी भी करता है। मान लीजिए ये जो लाइसोसोम फट गया, तो लाइसोसोम के अंदर क्या था? डाइजेस्टिव जूस, यानी कि पाचक एंजाइम। तो वो जूस जिस जिस भी ऑर्गेनल्स यानी अंगों पर पड़ेगा उन सबको डाइजेस्ट कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि ठीक है कि नहीं है। कहने का मतलब क्या? कि ये वाला जो लाइसोसोम है अगर फटा तो ये इसको भी डाइजेस्ट कर लेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको डाइजेस्ट कर लेगा, यहां तक कि पूरी सेल को डाइजेस्ट करके खत्म कर सकता है। तो यहां पर आपने देखा कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम था अगर वो बाहर निकला तो पूरे के पूरे सेल को क्या कर सकता है? ये डाइजेस्ट कर सकता है।
तो इस तरीके से जो सेल है वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। मर जाएगी इसका मतलब क्या कर लिया उसने, सुसाइड कर लिया। क्या कर लिया, सुसाइड, यानी कि आत्मघात कर लिया। इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, यानी कि आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो अगर ये फटी, यानी इफ दे बर्स्ट, these enzymes can digest the cell itself, कि यानी कि ये एंजाइम खुद को ही पचा लेंगे। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली, यानी कि सुसाइडल बैग्स। तो ये दो क्वेश्चन आपको जिंदा याद रखने कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। तो यहां तक हो गई हमारा खत्म। तो हमने 5 ऑर्गेनल्स कर ली। सबसे पहले हमने किया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद आया क्या, राइबोसोम, क्योंकि न्यूक्लियस ने क्या बनाया था, राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ चिपका होता है, ईआर पे, तो हमने ईआर देखा। फिर उसके बाद हमने गोल्जी अपरेटस देखा, गोल्जी अपरेटस क्या बनाता, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम देखा। तो हमने 5 ऑर्गन्स पढ़ लिए। बाकी जो ऑर्गेनल्स है वो हम कल की क्लास में पढ़ के चैप्टर को लगभग क्या कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे। और अगर आपके दिमाग में कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है तो पूछो बच्चे, पूछो इससे रिलेटेड किसी भी चीज से, मैं अगली क्लास में पक्का जवाब दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम कल। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सबसे इंपॉर्टेंट खुश रहें। चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। यार ब्राइटनेस तो बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं भैया, मस्त गोरे गोरे वाओ, नेचुरल